हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सिंह और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और फर्स्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन, ठीक है, कि साइन थीटा का रेशियो क्या होता है P/H, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है B/H, टैन थीटा P/B होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो साइन ऑफ थीटा था, अगर थीटा की जगह पे कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो आपके मन में सबसे पहली चीज आएगी कि वो स्पेसिफिक एंगल क्या होता है, जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है। तो स्पेसिफिक एंगल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, ये सारे स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड एंगल होते हैं। यानी कि बच्चों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, राइट। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, ओके। सिमिलरली, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री, ठीक है। cot 60 डिग्री क्या होता है, राइट। समझ में आई बात, ठीक है। तो इन सारे स्पेसिफिक एंगल के ऊपर हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड आउट करना सीखेंगे और उसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ PYQ क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट आ सकता है कि सर, क्या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में या ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या ये लिमिटेशन है ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर? तो मैं बोलूंगा नहीं। हमारे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बस इतने ही एंगल का वैल्यू हमें निकालना सीखना है। आप 11th में जाओगे तो वहां पे आप साइन 120 डिग्री का वैल्यू भी निकालना सीखोगे, साइन 150 डिग्री का वैल्यू भी निकालना सीखोगे, ठीक है। अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट है। कंपाउंड एंगल के कॉन्सेप्ट से आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये सारी चीजें आप अपने हायर स्टैंडर्ड में सीखोगे। बट अभी के लिए ऐसा है कि हमें एक्सपर्ट इन सारे एंगल्स के ऊपर ही बनना है, ठीक है। अब देखिए, मैं इसका टेबल मैं भी डायरेक्टली दे सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि पहले एक बार डेराइव करके देखते हैं कि इन सब का वैल्यू कैसे आएगा, ओके। तो हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री से, ठीक है। एक बार मुझे पढ़ा लेने देना, फिर उसके बाद क्या करना, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, राइट। अभी सुनो, अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट, है ना। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भाई। तो ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल B 90 डिग्री है, ठीक है। और C को हम अपना अक्यूट एंगल ले लेते हैं, C को हम अपना क्या ले लेते हैं, अक्यूट एंगल। ये हमारा रेफरेंस एंगल है। अब बच्चों एक बात बताओ, इसके सामने में ऑपोजिट में परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस नीचे हो जाएगा और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। पहले हम 0 डिग्री के लिए वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे, फिर हम उसके बाद 90 डिग्री पे जाएंगे, ओके। तो बात ऐसी है कि अगर तुम थीटा का वैल्यू 0 डिग्री बना दोगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ये अक्यूट एंगल है, अगर इसका वैल्यू तुम 0 डिग्री बनाओगे, ठीक है। अभी लेटेस्ट से दैट कि ये वैल्यू मान लो 45 डिग्री है, 45 डिग्री से जैसे जैसे 0 डिग्री बनाओगे, ये जो CA या AC साइड है वो धीरे 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 क्या होगा, नीचे आना चालू होगा। समझ में आ रही है बात? अरे भाई, थीटा हम 0 करेंगे तो ये जो साइड है, पॉइंट A है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा B के साथ, है ना। यानी कि AB जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? थीटा को जो तुम 0 बनाओगे तो ये डिसअपियर ही हो जाएगा ना, ये B साइड, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज 0 डिग्री, देन लेंथ ऑफ साइड AB विल बी 0 एंड लेंथ ऑफ साइड AC विल बी इक्वल टू BC। आया समझ में? ठीक है, ओके। नहीं समझ में आया, फिर से पीछे जाना, वीडियो को फिर से एक बार देखो, ठीक है। तो AB का वैल्यू 0 हो जाएगा और AC का वैल्यू हमारा BC हो जाएगा, ठीक है। अब हम पहला रेशियो कैलकुलेट करेंगे विच इज साइन 0 डिग्री। अब देखो, जो साइन ऑफ थीटा क्या होता है, वो क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। अब ए बी का वैल्यू क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। 0 अपॉन एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। आ रही है बात समझ में? ए बी का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमें बच्चों इस तरीके से 0 मिला, है ना। थीटा 0 बनाएंगे तो ये भी 0 हो गया, और इस तरीके से साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 मिला। ठीक है, अब यहीं पे आप क्या करोगे, कॉसेक 0 डिग्री का वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। अब हाइपोटेनियस मुझे पता नहीं है कितना है, परपेंडिकुलर पक्का 0 है, तो एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। तो कॉसेक 0 का वैल्यू हमें कितना मिल गया, इन्फिनिटी मिल गया। ओके, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं थर्ड पे, कॉस 0। कॉस 0 क्या हो जाएगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है आपका BC, हाइपोटेनियस है आपका AC। अब यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है, AC और BC आपस में इक्वल है। जब AC और BC आपस में इक्वल है तो दोनों कैंसिल होकर वैल्यू दे देगा 1। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मिला हमें भाई। थीटा को 0 बना दोगे तो ये जो AC साइड है वो BC के साथ कोइंसिडेंट हो जाएगा, A पॉइंट B के साथ क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो BC और AC दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो इसी कारण से cos 0 का वैल्यू हमारा 1 हुआ। अब sec 0 को हम डिराइव नहीं करेंगे, एक क्या है, cos का ही रेसिप्रोकल है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 हो गया। सिमिलरली अब हम tan 0 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ऑलरेडी 0 है, 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, एंड द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस का वैल्यू कुछ भी रहने दो, परपेंडिकुलर 0 है, तो ये हो गया इन्फिनिटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि साइन 0, कॉस 0, tan 0 का वैल्यू ऐसा क्यों आ रहा है। ठीक है, 0 इन्फिनिटी 1, 0 इन्फिनिटी, समझ में आ गई बात। अब हम tan पे चलें, 90 पे चलें। अब सुनो, अगर तुम थीटा का वैल्यू 90 करोगे, ये अक्यूट एंगल है, अक्यूट एंगल है, अगर हम इसको 90 करेंगे, बात समझ में आ रही है, अगर हम इसको 90 करेंगे, ये अभी थीटा था, 90 करेंगे तो ये धीरे 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 ये इधर आएगा, ये इसके साथ मिलेगा तभी तो 90 डिग्री बनेगा। इसको 90 बनाने के लिए मुझे खींच के इसके पास लाना होगा, समझ में आ रही है बात। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, मुझे अगर थीटा को 90 बनाना है तो मुझे C को B के साथ कोइंसिडेंट करना होगा, तभी तो वो 90 बनेगा। आया समझ में? ओके, तो थीटा 90 है, तो इस केस में आपका जो BC साइड है उसका लेंथ 0 हो जाएगा, और AC इस बार AB के साथ कोइंसिडेंट हो गया, मींस AC विल बी इक्वल टू AB। हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, A इसके साथ कोइंसिडेंट, हमने पहले इन सारी चीजों को क्लियर कर लिया, अपने ट्रायंगल को क्लियर कर लिया। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। साइन 90 डिग्री क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आपस में इक्वल है, दैट इज ए, परपेंडिकुलर इज AB और हाइपोटेनियस इज AC, दोनों कैंसिल हो गया, और मुझे साइन 90 का वैल्यू मिल जाएगा 1। अगर साइन 90 1 है तो कॉसेक 90 इसका रेसिप्रोकल होगा। कॉसेक 90 क्या होगा बच्चों, इसका रेसिप्रोकल होगा। अरे यार क्या हो रहा है, कॉसेक 90 इसका रेसिप्रोकल होगा और इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम cos 90 का वैल्यू निकालेंगे, cos 90 का, तो cos 90 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज BC अपॉन AC। BC तो गया है ना, गयो काम से BC का वैल्यू 0 हो चुका है, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो sec 90 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा भाई, समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी। समझ में आ रही है बात? ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे जाऊं मैं। अभी हम देखते हैं tan 90 का वैल्यू क्या होगा। tan 90 इज, tan 90 परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, AB अपॉन BC है, AB और AB जो भी रहने दो, है ना, BC तो तुम्हारा 0 हो चुका है। ठीक है, AB मुझे नहीं पता क्या है, बट BC तो 0 हो चुका था, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। आया समझ में? tan 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो cot 90 का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो, इन्फिनिटी का जो रेसिप्रोकल है वो 0 होता है,
अब सुनिए, समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। समझ में आ रही है बात? 1/0 इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से cot 90 का वैल्यू, सॉरी इन्फिनिटी मैंने लिख दिया, cot 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, बाद में हम इसका टेबल बनाएंगे, है ना, टेंशन मत लो, तुम टेंशन मत लो, बाद में टेबल बनेगा। ठीक है, पहले डिराइव तो कर ले अच्छे से। ठीक है, बहुत लोगों का क्या होता है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर खत्म हो जाता है, पूछ लो कि भाई साइन 30 डिग्री का वैल्यू तुमने कैसे कैलकुलेट किया, तो नहीं आएगा उन्हें। ठीक है, एक बार आप डिराइव कर लोगे फिर आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ भाई आता है, ऐसा होता है ना। जब तक खुद का दिल गवाही ने दे कि भाई इसका वैल्यू कैसे आया, तो हमारा दिमाग कैसे एक्सेप्ट करेगा, फिर वो रट्टाफिकेशन करने में दिक्कत होती है। अभी बहुत टाइम है हमारे पास, है ना, तो आराम से डिराइव करते हुए चलेंगे। डन, लिख लिया आप लोगों ने? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं? ओके, नेक्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ये थोड़ा इजी होता है डिराइव करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखो 45 डिग्री दे दिया है भाई साहब, इसको मैं A, इसको मैं B और इसको मैं C बोलता हूँ। B 90 डिग्री हो गया और ये हमारा रहा अक्यूट एंगल 45 डिग्री। अब देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर A 90 है, A 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, है ना। 45 प्लस 45 90, 90 प्लस 90 इज 180। इतना तो क्लियर है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से आपको पता है कि अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो इनके ऑपोजिट साइड आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, ओके, एंगल A इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इसके कारण से हमारा AB साइड और BC साइड दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, AB और AC साइड इक्वल हो जाएगा। ठीक है, AB और BC, सॉरी आई एम सो सॉरी, AB और BC इक्वल हो जाएगा और इसे हम लेट अस से दैट x ले लेते हैं। ठीक है, हम इसे क्या ले लेते हैं, x, इनके लेंथ को हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो क्या बाई पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से AC का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से कैलकुलेट करो। AC का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट AB स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2x। आई बात समझ में? पाइथागोरस से हमने AC का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया और इसका वैल्यू हो जाएगा कुछ अंडर रूट 2x। अब सुनो, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला साइन 45 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर है हमारा x, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 2x, x कैंसिल हो गया एंड वैल्यू इज 1/√2। साइन 45 का रेसिप्रोकल होता है cosec 45, तो ये हो जाएगा √2। आया समझ में? साइन 45 अगर 1/√2 है तो भाई cosec के लिए क्या करोगे, रेसिप्रोकल वैल्यू लोगे, तो ये √2 हो गया। थर्ड पे आते हैं हम, tan 45, tan 45 इज P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर देखो ये याद नहीं है, मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया है, आपको याद नहीं है तो ट्रिक यूज किया करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी टोले, ठीक है, उससे आ जाता है ना। tan 45 इज P/B, x/x और इसका वैल्यू हो गया 1 एंड हमारा फोर्थ वैल्यू हो जाएगा cot 45, cot 45 इज 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा cos 45 डिग्री। cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है आपका x, हाइपोटेनियस है अंडर रूट 2x, x का कैंसिल कर दो, हो गया वैल्यू 1/√2 और लगे हाथ हम सेक 45 डिग्री का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे विच इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस दैट इज 1/√2 का रेसिप्रोकल और ये हो गया √2। तो ये थोड़ा ज्यादा इजी था, है ना, इसमें बस एक ही लॉजिक है कि ये 90 है, अगर हम इसे 45 लेंगे तो 45 हो जाएगा, दोनों साइड का लेंथ इक्वल होगा, पाइथागोरस से AC का वैल्यू निकालेंगे और फिर हम बेसिक डेफिनेशन से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, जाऊं? ओके,
ये इंटरेस्टिंग है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये एक ही ट्रायंगल में हम बना लेंगे। इसको डिराइव करने के लिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का, है ना। चलो भाई, मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, थोड़ा इक्विलैटरल बना लेते हैं। हाँ, अब लग रहा है इक्विलैटरल। इसका नाम देते थे भाई फटाफट ABC। ABC इज आवर इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ABC क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी बच्चों आपको पता होगा, है ना। उसमें क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, अगर हम वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो वो एल्टीट्यूड भी हो जाता है, वो मीडियन भी हो जाता है, और वो सेम लाइन हमारा एंगल बाइसेक्टर भी हो जाता है। नहीं समझ में आया? चलो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। एक ट्रायंगल है, मान लीजिए PQR ट्रायंगल है। मैं P वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। लेट अस से दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। अगर A लाइन इस पे परपेंडिकुलर है तो इसे हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एल्टीट्यूड। मतलब A सिर्फ ऑपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बट क्या QM और MR का वैल्यू इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये भाई साहब एल्टीट्यूड तो बनेंगे, मतलब सामने वाले ऑपोजिट साइड पे, है ना, AD BC पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साथ साथ में AD लाइन अपने ऑपोजिट साइड BC को बाइसेक्ट भी करेगा। दैट इज BD और DC का वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगा। इसके साथ AD लाइन एंगल A को भी बाइसेक्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? एंगल A को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा यूनिक वाला प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए। ठीक है, कि जो एल्टीट्यूड होता है वही एंगल बाइसेक्टर भी होता है और वही मीडियन भी होता है। ठीक है, अब देखो ट्रायंगल ABC कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब A भी 60 डिग्री है, A भी 60 डिग्री है, और ऊपर वाला भी 60 डिग्री है। बट AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। आ रही है बात समझ में? ओके, तो सेंस AD इज द एंगल बाइसेक्टर, मैं पूरी चीज लिख देता हूं, आप भी नोट डाउन कर लेना। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, और दोनों का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री। डन? अभी लिखना मत, एंगल D तो 90 डिग्री है ना। अब मैं ना, अभी मैं सिर्फ बात करूंगा ट्रायंगल ADB। अब देखो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, आप प्रूव भी कर सकते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में बात करने वाला हूं। साथ में ये भी चीज पता कीजिए कि ABC अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इनके तीनों साइड का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, मैंने AB का लेंथ 2A ले लिया, तो BC का लेंथ भी 2A हो जाएगा। BC का लेंथ भी कितना हो जाएगा बच्चों, 2A हो जाएगा, और AC का लेंथ भी 2A हो जाएगा। अगर पूरा BC 2A है तो BD मेरा कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ADB। इन ट्रायंगल ADB एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल D 90 डिग्री है। मुझे AB का लेंथ पता है 2A, मुझे BD का लेंथ पता है A, तो क्या मैं AD का लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम हेल्प करेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो AD स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, AB कितना है भाई, 2A, तो ये हो गया 4A स्क्वायर। BD कितना है, A, तो A स्क्वायर हो गया। तो AD स्क्वायर का वैल्यू बच्चों हो जाएगा 3A स्क्वायर, और AD का वैल्यू हम यहां से निकाल लेंगे अंडर रूट 3A। आई बात समझ में? इसका वैल्यू कितना हो गया, अंडर रूट 3A। ना
अब हमें क्या करना है, मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ 6 के 6 रेशियो डिराइव नहीं करूंगा, साइन कॉस टैन का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बाकी सब जो कोसेक सेक और कॉट है रेसिप्रोकल वो आप खुद से कर लेना, राइट। हमें यहाँ सीखना है कि हाउ टू फाइंड द वैल्यू फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब सुनो, ट्रायंगल एडीबी में मैंने एडी का लेंथ निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं 30 डिग्री के बारे में बात करूंगा। व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, हमारा रेफरेंस एक्यूट एंगल थीटा 30 डिग्री है। अगर बच्चों थीटा 30 डिग्री का है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज दिस साइड इज योर परपेंडिकुलर। ए साइड क्या हो जाएगा हमारा बेस, और ये तो हाइपोटेनियस है ही। सिंपल सा फंडा है ना, अगर तुम इसे अपना रेफरेंस एक्यूट एंगल मानोगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब एक बात बताओ, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, P बाई एच, P बाई एच। तो P है हमारा A और H है हमारा 2A, A और A कैंसिल हो गया और साइन 30 मिल गया 1/2। अब मैं cos 30 डिग्री का वैल्यू निकालूंगा विच इज B बाई एच। B है हमारा √3A और H है हमारा 2A, A को कैंसिल कर दीजिए, cos 30 डिग्री का वैल्यू आ गया √3/2। द पॉइंट C इज tan 30 डिग्री विच इज P बाई B। P is your A and B is your √3A। A और A कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज 1/√3। मैंने साइन 30, cos 30, tan 30 का वैल्यू निकाला। आई होप कि आप उसके रेसिप्रोकल cosec 30, sec 30 और cot 30 का वैल्यू अपने नोटबुक में लिख लोगे, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का मामला हमने निपटा दिया, बहुत इजी था, है ना भाई। बस एक परपेंडिकुलर निकाला, इसको अपना रेफरेंस एक्यूट एंगल माना और इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज डिराइव कर लिए। अब हम आते हैं व्हेन आवर रेफरेंस एक्यूट एंगल इज 60 डिग्री, दैट इज एंगल बी। हम एंगल बी के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अभी क्या है, सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। अब सुनो, तुमने थीटा को 30 डिग्री लिया था, अक्यूट एंगल लिया था, तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था। जैसे ही हम अपना अक्यूट एंगल इसको अज्यूम करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस अपना पोजीशन चेंज कर लेगा। वो बोलते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, सब बदल जाएंगे, है ना। तो थीटा को जैसे ही हमने 60 डिग्री लिया तो अब ए साइड हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो वही रहता है ना। तो अब सुनो, इसमें पहले हम निकालेंगे साइन 60 डिग्री का वैल्यू विच इज P बाई एच। P है √3A, H है 2A, खत्म, और ये हो गया √3/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 60 डिग्री इज B बाई एच। B इज A, H इज 2A, H इज 2A, A कैंसिल, ये हो गया 1/2, और tan 60 डिग्री हमारा हो जाएगा P बाई B। तो P है हमारा √3A और B है हमारा A कैंसिल एंड द आंसर इज √3, ठीक है। समझ में आया। तो sin 60, cos 60, tan 60 निकाल लिया, इसका रेसिप्रोकल आप निकाल लेना। आई होप ये भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें बस ये लॉजिकल पार्ट यहाँ पे है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल था भाई, तो 60 60 60 हमने क्या एक एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर 90 तो बनाया ही, ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया, एंगल को भी बाइसेक्ट किया। अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है, इसमें हाइपोटेनियस पता है, नीचे का बेस पता है, हमने पाइथागोरस से इसका परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब अक्यूट एंगल अपना चेंज करते रहो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैलकुलेट करते रहो। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। और इस तरीके से हमने अपने सारे स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू डिराइव किया है ना। ऐसे हवा में कुछ बातें नहीं कर रहे हो। समझ में आ रही है बात। तो आप इसको क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। ओके, डन हो गया। आगे बढ़ू मैं, तुम्हारा हुआ जी। हाँ, अब हम इसका टेबल बना लेते हैं, है ना। अब टेबल बनाने के भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं, है ना। मैं जो ट्रिक जानता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप साइन थीटा का वैल्यू याद कर लीजिए। बस आपको साइन का वैल्यू याद करना है, बाकी पूरे टेबल को आप लॉजिकली फिल कर सकते हो। ट्रिक है ना।
और थोड़ा क्या करना है, इसको ऑर्डर मेंटेन करना है। एंगल का भी ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, 0, 30, 45, 60, 90, और इसका भी ऑर्डर, साइन कॉस एक साथ है ना, दोनों भाई हैं, टैन कॉट एक साथ और सेक और कॉसेक एक साथ। ठीक है, ये ऑर्डर मेंटेन कीजिएगा, बड़ा मजा आएगा टेबल फिल करने में। साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमने डिराइव किया 0, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और 90 डिग्री का वैल्यू बच्चों कितना होता है 1। 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। आप समझ गए मेरी बात को। मैं क्या करता हूँ, कॉस का वैल्यू ना अलग कलर से लिखता हूँ। ठीक है, चलो ये वाला कलर सेलेक्ट कर लेते हैं भाई, इससे लिखते हैं, क्योंकि जो साइन का वैल्यू है उसी से हम कॉस का वैल्यू इजीली लिख सकते हैं। अब देखो साइन ऐसे 0 से 1 तक आया, कॉस में आप 1 से 0 तक आना, यानी पहले आप यहाँ लिखोगे 1, फिर लिखोगे √3/2, फिर आप लिखना 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। आई बात समझ में। साइन में हम 0 से 1 तक जा रहे हैं और कॉस में हम 1 से 0 तक आ रहे हैं, यही लॉजिक है। अब देखो हो गया है, अब टैन पे आते हैं। टैन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख भी मैं देता हूँ, टैन थीटा होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमें ऑलरेडी साइन थीटा का वैल्यू पता है, कॉस थीटा का वैल्यू पता है, तो टैन क्या होगा, इन दोनों का रेशियो होगा। तो 0/1 करेंगे, हमें मिलेगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो गया और तुम्हें मिल जाएगा 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे, दोनों कैंसिल होके मिलेगा 1, और यहाँ पे देखो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कैंसिल हो गया, मिला √3, और एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। आई बात समझ में, आया? ठीक है, कॉट पे आओ, समझा क्या ये तुम्हें? अच्छा नहीं दिख रहा था, साइन बाई कॉस, 0/1 इज 0, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√2, 1/√2 कैंसिल, 1 हुआ, 2 कैंसिल, √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। आया समझ में? कॉट क्या होगा, अब टैन में आप ऐसे गए तो कॉट में आप ऐसे आइए, उल्टा रिटर्न हुआ। पढ़ा है ना लीनियर इक्वेशन में, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वही हो रहा है यहाँ पे। इन्फिनिटी √3, 1, 1/√3 और ये हो गया 0। यानी टैन लिखने आता है, कॉट आप डायरेक्टली लिख लोगे। अब आएगा कि भाई हम सेक थीटा का वैल्यू कैसे निकालें, सिर्फ किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा √2, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 और 0 का रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। अब कोसेक में आप इसी को उल्टा घुमा के लिख दो। ठीक है, सो दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज 2, दिस इज √2, दिस इज 2/√3 एंड दिस इज 1। ये रहा आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ऑफ स्पेसिफिक और स्टैंडर्ड एंगल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक सजेशन दूंगा, इवन बोर्ड एग्जाम भी देने जाओगे तो क्या करना, रफ में पहले इस टेबल को बना लेना, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसे क्या कर सको, सॉल्व कर सको। आया समझ में? मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मैंने सोचा क्यों ना हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल ताजा और फ्रेश वाला पेपर है 2024 का, उसी से शुरुआत करें, है ना। ये 2024 स्टैंडर्ड पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स के लिए, कि इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं है भाई, 1 by 1 वैल्यू पुट करना है और ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ये है 2√2, cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है बच्चों, cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। वैल्यूज पुट डाउन करना है, अब क्या करना, वो टेबल बना लेना। ठीक है, अभी के लिए आप क्या करो, एक पेज में लिख के हमेशा रखो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो वो पेज आपके सामने होना चाहिए। मुझे तो वैल्यूज याद है इसलिए मैं फटाफट लिखते जाऊंगा। ठीक है, cos 45 1/√2 है, sin 30 का वैल्यू 1/2, 2√3 cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। बहुत इजी है, √2 कैंसिल, 2 कैंसिल, फिर यहां से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल। 1 into 1 कितना बचा 1,
√3 इंटू √3 कितना बचा 3, 1 + 3 4। अब इतना भी इजी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए बोर्ड में, है ना। पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेन क्या है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ गए आप? आपको बस क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? ओके, लिख लिया है? ओके। अच्छा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का और ऑप्शन था, वही सेम पेपर में बोला अगर ए का वैल्यू 60 डिग्री है, बी का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आपको ये कोई इक्वेशन दिया है, इसको वेरीफाई करना है। इसमें भी बस हम वैल्यूज पुट करेंगे, हो जाएगा हमारा काम। ठीक है। LHS में क्या है भाई, LHS है हमारा साइन A प्लस बी। ओके, तो साइन A की जगह आप 60 डिग्री पुट कर दो, B की जगह आप 30 डिग्री पुट कर दो। साइन 60 + 30 कितना हो गया, साइन 90। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब RHS को ले लेते हैं। RHS हमारा क्या है, RHS हमारा है साइन A cos B प्लस cos A साइन B। दिस इज योर RHS। ठीक है। अब यहां पे भी क्या करोगे, A की जगह पे आप 60 डिग्री पुट करोगे, cos B, B की जगह पे आप 30 डिग्री पुट करोगे, cos A, A की जगह 60 डिग्री पुट करोगे, और B की जगह पे आप 30 डिग्री पुट करोगे। अब देखो, कुछ बच्चे जो फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे ना 9th और 10th का JEE का, उनको ऑलरेडी ये फॉर्मूला पता है। ये 11th का फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल का, साइन A + B साइन A cos B cos A साइन B। ये इसके इक्वल होता ही है, बट हम ये जो गिवन एंगल है उसकी मदद से प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, तो बस हमें वैल्यू पुट करना है। देखो वहां पे भी पुट किया, यहाँ पे भी पुट किया, है ना। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। cos 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2। cos 60 डिग्री इज 1/2, साइन 30 डिग्री इज 1/2। भैया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, कंफ्यूज मत होना। ये हो गया 3/4, √3/√3, √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 4, and this is also 1/4। 4 is the LCM, 3 + 1, 4/4 का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 1। क्या LHS RHS दोनों का वैल्यू 1 आया? हाँ जी, बिल्कुल आया। तो ये क्वेश्चन वेरीफाई हुआ क्या, हो गया। तो यहां से हमारा LHS और RHS दोनों का वैल्यू सेम आया, तो ये क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। समझो, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आ रहे हैं, है ना। बड़ा इजी है, बोर्ड वाले ध्यान रखते हैं कि कुछ इजी क्वेश्चन दो, कुछ थोड़ा टफ दो। ये सब में क्या है, टाइम भी नहीं लगना, इजिली सॉल्व भी हो जाता है, गलती होने का चांस बहुत ही कम है। ओके, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इनका वैल्यू इवैल्यूएट करना है। इसमें भी कोई लॉजिक है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो साइन रेज टू 4 30 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखोगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब जो एक्सपोनेंट होता है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखो एक्सपोनेंट को, नहीं तो ऐसे लिखो। तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 साइन रेज टू 4 30 डिग्री। तो हम इसे साइन 30 डिग्री रेज टू 4 भी लिख सकते हैं, और इसे कॉस 60 डिग्री रेज टू 2 भी लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। और फिर यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री का होल स्क्वायर साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर, और लास्ट में है साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। पावर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों चलता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद साइन 30 cos 60 इन सारी चीजों का वैल्यू पुट डाउन करना है ना। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 रेज टू 4 हो गया। cos 60 डिग्री भी 1/2 होता है, इसका पावर 4 लिख दीजिए आप। cos 45 1/√2 होता है, इसका पावर 2 लिख दीजिए। साइन 90 1 होता है, इसका पावर 2 लिख दीजिए। साइन 60 √3/2 होता है, इसका पावर भी 2 लिख दीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या कराया जा रहा है, बस वैल्यूज पुट करके फ्रैक्शन सॉल्व कराया जा रहा है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1/2 का पावर 4, 1/16, यहाँ पे भी 1/16, यहाँ पे
हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -1 और ये हो गया 3/4। सही है सब कैलकुलेशन, एक बार चेक करो। ठीक है, 4 16 इज द एलसीएम, सो दिस इज 1 + 1 -3, हाफ में से 1 माइनस करोगे -1/2 आएगा और ये -3/4 तो है ही। 4 4 जा 16, सो दिस इज 1 + 1 इज 2, 2/4 प्लस 3/2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस प्लस 3/2 -3/4। 4 विल बी द एलसीएम। ठीक है, 4 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, 5/4 इज द आंसर। आई बात समझ में? ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, है ना? नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रूव दैट इसका वैल्यू 1/4 होगा। सिमिलर क्वेश्चन है, उसमें आंसर नहीं दिया हुआ था। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में क्या है, समझो कि आंसर ही दिया तो रहता है ना? तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बस वैल्यूज पुट डाउन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दूंगा भाई, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का पावर 4 हो गया। sin 30 का वैल्यू भी होता है 1/2, उसका पावर 4 हो गया। tan स्क्वायर 60, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। cot 45 इज 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया। और sec 30, अब देखो cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 समझ में आई बात, तो उसका होल स्क्वायर कर दीजिए। ये आपका LHS है। देखते हैं आंसर 1/4 आता है या नहीं आता है। 2 1/16 प्लस 1/16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 + 1 + 3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, 3 से 3 को कैंसिल कर दो। यहाँ पे हो गया 2, 16 एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 2/16 माइनस 4 + 4, ये दोनों कैंसिल हो गया। 4 से 16 को कट करोगे, 4 4 या 16, एंड द आंसर इज 1/4 विच इज इक्वल टू RHS। तो इस क्वेश्चन को भी हमने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। चेक करना है एक बार, इसमें भी क्या करना था हमें, बस वैल्यूज पुट डाउन करने थे और कुछ सिंप्लीफिकेशन करना था। ठीक है, तो अभी हमने जो 3 या 4 क्वेश्चन किया, इसमें बस डायरेक्टली वैल्यू पुट डाउन करना है ना, कोई लॉजिक नहीं लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी वैल्यूज पुट डाउन करना है, बस ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 sin स्क्वायर 30 है, तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर 45 है, तो ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया। ये tan 30 डिग्री का वैल्यू याद होगा आपको, 1/√3 होता है, तो ये 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 sin 30, तो 2 × 1/2, cos 30 इज √3/2, और tan 45 का वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है, सो दिस इज 5/4, दिस इज 1/2, दिस इज 4/3, और यहाँ पे क्या है, 2 से 2 को आप कैंसिल कर दो, √3/2 + 1। फाइनली हमें इतना मिला। हमें न्यूमरेटर को भी सॉल्व करना है और हमें डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करना है। 4 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 2 2 = 4, 2 1 = 1, 3 2 2 = 4, 3 = 12। तो हमारा न्यूमरेटर का एलसीएम हुआ 12, 4 3 = 12, 5 3 = 15, 2 6 = 12, 1 6 = 6, 3 4 = 12, 4 4 = 16। ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में 2 इज द एलसीएम, सो दिस इज √3 + 1। ठीक है, इजी है। ओके, अब आते हैं इसके फाइनल सॉल्यूशन पे। 15 + 6 19, 19 - 16 इज 3/12, ये न्यूमरेटर है, और यहाँ पे है √3 + 1/2। तो ये 2 ऊपर जाने वाला है अभी, 3/12 × 2, एंड दिस इज √3 + 1, 3 4 = 12, 2 2 = 4। तो आवर फाइनल आंसर इज 1/2 √3 + 1। आप चाहो तो इसे रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 - 1 √3 - 1। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा √3 - 1, डिनोमिनेटर में 2। √3 का स्क्वायर 3 होता है भाई, a + b a - b क्या होगा, a² - b²। क्या हो जाएगा भाई, a² - b², √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। एक स्टेप और लिख ही देते हैं,
तो ये हो गया √3 - 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, √3 का स्क्वायर 3 में से 1 माइनस करोगे 2, एंड आवर फाइनल आंसर इज √3 - 1/4। देखो ये भी आंसर है, लेकिन क्या होता है डिनोमिनेटर में जनरली रूट को नहीं छोड़ना चाहिए, रैशनलाइज कर देना चाहिए, न्यूमरेटर में चला गया, ठीक है। डिनोमिनेटर शुड बी फ्री फ्रॉम द रूट, नेगेटिव साइन, ठीक है, तो उसे जनरली अवॉइड ही करो। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, आपके बुक में भी शायद यही होगा, देख लेना, चेक कर लेना आप। ओके डन। मैं नेक्स्ट लेक्चर पे जाऊं, है ना, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊं, मैं थक गया हूं भाई सुबह से पढ़ा के। ओके अब देखो, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा लॉजिक लगना स्टार्ट होगा, है ये भी बहुत ज्यादा इजी। बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, √3 tan 2x - 3 = 0, ऐसा दिया हुआ है ना, और बोल रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। यार x इज द अननोन, x अननोन है, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, √3 tan 2x - 3 = 0, राइट, यही दिया हुआ है ना। ओके सबसे पहले क्या करो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, -3 को उस साइड लेके जाओ और देखो कि तुम्हारे tan का वैल्यू कितना आ रहा है। अब देखो √3 को भी मैं इस साइड लेके आऊंगा और √3 को कैंसिल करके √3 बना देगा, तो हमें फाइनली tan का वैल्यू मिला √3। सुनो, LHS में ट्रिग्नोमेट्री है, RHS में रियल नंबर है, तो सीधी बात है या तो ये रियल नंबर होना चाहिए, नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए। मींस दोनों, या तो ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए, नहीं तो दोनों रियल नंबर होना चाहिए, है ना। नहीं है तो हम बनाएंगे। अब आप tan के टेबल में देखिए कि √3 किसका वैल्यू होता है, तो आपको टेबल में मिलेगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू ना √3 होता है। पल्ले पड़ रहा है कुछ, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, राइट, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, tan 2x का वैल्यू, एक और क्वेश्चन करना है तो थोड़ा स्पेस सेव करता है। ठीक है, थोड़ा सा हमें इधर ही निपटा देना होगा। tan 2x = √3 का वैल्यू कितना हुआ, tan 60 डिग्री, tan और tan कैंसिल हो गया, 2x is 60 डिग्री, तो यहां से बच्चों x का वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर किसी अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप क्या कीजिए, बाकी सारी चीजों को ट्रांसपोज करके, रियल नंबर को ट्रांसपोज करके RHS में लाइए, सिंप्लीफाई कीजिए और फाइनली देखिए कि मतलब अभी इस क्वेश्चन में तो tan मिला मुझे कि tan का वैल्यू आ कितना रहा है, फिर RHS वाले का वैल्यू आप टेबल में चेक कीजिए कि √3 हमें कितने डिग्री पे मिलता है, तो tan 60 डिग्री पे मिलता है, मैंने tan 60 रखा, tan खत्म, 2x is 60, तो x का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, 30 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, √3 tan 2x = cos 60 प्लस sin 45 cos 45, इतना है भाई, ठीक है। पहले तो इसे सिंप्लीफाई करके देखना होगा कि इसका वैल्यू आ कितना रहा है, तो √3 tan 2x = cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, sin 45 होता है 1/√2, cos 45 होता है 1/√2, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। आ रही है बात समझ में, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 कितना होता है भाई, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 2 होता है, ठीक है। अब इनका हम LCM ले लेंगे तो ये 1 + 1 हो गया, और फाइनली हमें √3 tan 2x का वैल्यू कितना हो गया, 1 + 1 is 2, और 2/2 कितना होता है, 1, 2/2 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे tan 2x का वैल्यू 1/√3 होता है, तो tan 2x का वैल्यू होता नहीं है भाई, हमने कैलकुलेट किया। अब हमें टेबल में देखना है बच्चों कि 1/√3 tan के टेबल में कितने डिग्री पे मिल रहा है, तो 1/√3 tan के टेबल में हमें 30 डिग्री पे मिल रहा है, तो tan कैंसिल कर दो, 2x = 30 डिग्री और x का वैल्यू हो जाएगा 30/2 15 डिग्री,
आ रही है बात? मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा था, ठीक है, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि ये सारे बड़े इजी टाइप के क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? मैंने इन्हें सिंप्लीफाई किया, फिर √3 को ट्रांसपोज किया, देखा tan के टेबल में कितने पे 1/√3 आता है, 30 डिग्री पे आता है, tan खत्म, 2x = 30, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 15 डिग्री। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। ओके, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं, है ना, और इजी टाइप के हैं सारे क्वेश्चंस। बोला tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है, tan a प्लस बी का वैल्यू √3 है, और a प्लस बी या a माइनस बी दोनों हमारा अक्यूट एंगल है, 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, तो जो हमारा थीटा होता है वो अक्यूट ही तो होता है, वही इसने क्लियर किया है, और a इज ग्रेटर देन b है, तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, a इज ग्रेटर देन b। क्यों क्लियर किया भाई? क्योंकि a माइनस b डिफरेंस है, तो ये एंगल निगेटिव नहीं होना चाहिए। a माइनस बी और a प्लस बी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल है, तो अक्यूट होना चाहिए, इसलिए इन्होंने लिखा कि 0 से बड़ा है 90 से छोटा है। तो पहले इन्होंने चीजों को क्लियर किया है और फिर बोला है कि आप इस अननोन a और b का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आइडिया लग जाएगा। अब बताओ, tan a माइनस बी का वैल्यू 1/√3 है। अब tan के टेबल में 1/√3 कितने डिग्री पे मिलता है हमें? tan के टेबल में हमें 1/√3 30 डिग्री पे मिलता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। अब tan और tan कैंसिल, तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, a माइनस बी इज 30 डिग्री। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिमिलरली tan a प्लस बी का बच्चा वैल्यू कितना है? √3 दिया हुआ है। अब √3 कितने डिग्री पे होता है भाई साहब? √3 होता है tan 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है? tan 60 डिग्री पे। tan कैंसिल, तो a प्लस बी का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 60 डिग्री। बच्चों हमारे पास दो इक्वेशन मिले। क्या आपको ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का याद दिला रहा है? ऐसे ही दो इक्वेशन मिलता है ना, जैसे आप या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो। तो भाई साहब ये है आपका a माइनस बी 30 डिग्री इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस बी है 60 डिग्री, a है इक्वेशन नंबर 2। अब इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, b कैंसिल, 2a 30 प्लस 60 इज 90, a का वैल्यू हो गया 90/2 45 डिग्री। अब a का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 नहीं तो 2 में आप पुट कर दीजिए, b मिल जाएगा आपको। पुटिंग a इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, 45 प्लस b, a की जगह 45 पुट किया, इक्वल टू 60, तो b का वैल्यू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा 15 डिग्री। तो फाइनली हमें a और b का वैल्यू मिल गया। तो इस क्वेश्चन से आप क्या सीखते हो भाई? ऐसा दिया है तो 10 के टेबल से कंपैरिजन करना है। इस साइड में ट्रिग्नोमेट्री, तो 1/√3 को भी हमें ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में कन्वर्ट करना है, tan 30, यहाँ पे भी tan 60। ठीक है, दो इक्वेशन मिला, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मे भी देखो ऐसा क्वेश्चन इस बार आ सकता है ना, इस बार वेरिफिकेशन के लिए दे दिया है ना, 2024 में 2025 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आने चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल कर लीजिए, एनसीईआरटी के बुक में भी चेक कर लेना, आर.डी. शर्मा सर के बुक में तो ऐसे क्वेश्चंस आई थिंक 8 या 10 दिया हुआ है, सबको आप सॉल्व कर लेना, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने वैसा ही लिया है, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। ठीक है, साइन a माइनस बी का वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 हमें मिलता है साइन 30 डिग्री पे। अच्छा, एक स्टेप और लिख दूं मैं, साइन a माइनस बी इज 1/2, सो साइन a माइनस बी 1/2 है, तो भाई कितने पे मिलता है 1/2? साइन 30 डिग्री पे। साइन साइन कैंसिल, a माइनस बी इज 30 डिग्री, इक्वेशन 1 मिल गया। सिमिलरली कॉस a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? कॉस a प्लस बी 1/2 दिया हुआ है। अब कॉस के टेबल में 1/2 आता है कॉस 60 डिग्री पे, तो मैंने लिख दिया कॉस 60, कॉस कॉस कैंसिल, सो a माइनस बी, योर a माइनस बी इज 30 डिग्री, a प्लस बी इज 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसे साइमल्टेनियसली बच्चों सॉल्व करना चाहिए, तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a का वैल्यू आ गया 90 डिग्री,
तो यहाँ से a का वैल्यू हम लिख देंगे 45 डिग्री। a मिल गया। अब हमें a का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देना चाहिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पहले a लिखा हुआ है, मैंने 45 रख दिया। फिर यहाँ b लिखा हुआ है, मैंने 60 रख दिया। तो b का वैल्यू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रही बात? साइन a माइनस बी 1/2 साइन 30 कॉस a प्लस बी 1/2 कॉस 60। तो एक a माइनस बी 30 मिला, दूसरा a प्लस बी 60 मिला। साइमल्टेनियसली हमने सॉल्व किया और हमें a और b का वैल्यू मिल गया। सिमिलर क्वेश्चन है, आप भी 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अभी के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ओके, ये अच्छा सा क्वेश्चन है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में आने चाहिए। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टाइप पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। क्या दिया हुआ है? थीटा इज एन अक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्या दिया हुआ है? थीटा अक्यूट एंगल है और साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल है। तो तुम्हें 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। कुछ बच्चे इसे नॉर्मल जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे सॉल्व करने लग जाते हैं, ट्रायंगल वगैरह बना के। आप स्पेसिफिक एंगल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे वो लिखो पहले। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। अब यहां से एक तो लॉजिक ऐसा है कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है, आगे कुछ नहीं है, मतलब कॉस थीटा इंटू 1 लिख सकते हो। अब यहाँ कॉस मल्टीप्लीकेशन में इस साइड लाओगे तो डिवीजन में बन जाएगा, इक्वल टू 1। साइन बाई कॉस कितना हुआ? tan थीटा इक्वल टू 1। tan के टेबल में 1 कब आता है? when theta is 45 degree. So our value of theta is 45 degree. Okay? नहीं तो आप ऐसा भी सोच सकते हो, जब आप साइन और कॉस का टेबल देखोगे, ठीक है, कहाँ गया भाई टेबल हमारा? साइन और कॉस का टेबल देखोगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ पे एग्जैक्टली सेम आ रहा है? यहाँ पे सेम आ रहा है, दिख रहा है? 45 डिग्री पे 1/√2, 45 डिग्री पे 1/√2। ठीक है, तो आप वैसे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, साइन थीटा इज कॉस थीटा व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। और ये प्रोसेस भी सेम है कि भाई कॉस को नीचे लेके आया, tan थीटा बन गया 45 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, बड़ा इजीली निकल जाएगा। 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1। अब थीटा की जगह यहाँ पे भी 45 डिग्री पुट कर दो, यहाँ पे भी थीटा की जगह 45 पुट कर दो, -1। अब सुनो, 45 tan 45 इज 1, तो इसे 1 का स्क्वायर लिख देंगे। ये 1/√2 का स्क्वायर हो गया -1। सो दिस इज 2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2 -1। 2 LCM हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 -2। 5 - 2 कितना होता है? 3। 3/2 इज द आंसर। बहुत इजी है ना। कंडीशन ये था कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है ना, तो हमने इसे सॉल्व करके लिख दिया tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। मतलब एक गिवन कंडीशन है कि इफ दिस इक्वल टू दिस देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो इस गिवन कंडीशन से तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। वहां से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया कि थीटा 45 डिग्री है और उस इंफॉर्मेशन को हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई बात समझ में? ठीक है, नोट डाउन कर लो भाई इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, ये तो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 2 है, तो इनका वैल्यू क्या होगा? अब देखो, जैसे आप बुक्स में देखोगे या और भी जगह देखोगे तो इसे ना अलजेब्रिकली सॉल्व किया हुआ है। हमें एंगल का कॉन्सेप्ट सोचना है साहब, ठीक है, हमें एंगल का कॉन्सेप्ट सोचना है। tan और कॉट को हम ऐड करें तो वैल्यू 2 होगा, तो हम थीटा की जगह क्या लें? देखो इसका भी एंगल थीटा है, इसका भी एंगल थीटा है, सेम एंगल लेना है। तो आप सोचिए यहां पे हम लिख सकते हैं कि सिंस वी नो दैट tan 45
इक्वल टू कॉट 45, है ना। लिख सकते हैं क्या कि tan 45 और cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है भैया 1, यानी कि अगर हम थीटा का वैल्यू 45 ले लें तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो सकता है। चेक करके देखो, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 1 + 1 कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, क्या पूछा आपने कि एमसीक्यू में आएगा तो हम इतना डिटेल में नहीं भाई, पहली बार सॉल्व कर रहे हो, है ना। मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ आपको तो मैं तो डिटेल में ही पढ़ाऊंगा ना। अभी एक बार ट्रेंड हो जाओ उसके बाद उड़ने लगोगे। ठीक है, अभी अच्छे से पढ़ो। tan 45 1 है, cot 45 भी 1 है, तो 1 + 1 का वैल्यू कितना हो गया 2, यानी कि थीटा अगर 45 डिग्री है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये गिवन कंडीशन से हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लिया कि थीटा हमारा क्या है भैया 45 डिग्री है। अब इसी का यूज हम यहां कर देंगे। तो tan⁻⁷ थीटा को हम tan थीटा का पावर 7 लिख देंगे और cot थीटा का पावर भी हम क्या लिख देंगे 7। ठीक है, और थीटा की जगह पे रख देंगे 45, तो tan 45 और यहाँ पे भी हो जाएगा cot 45 और ये हो गया 1 का पावर 7, ये भी हो जाएगा 1 का पावर 7 एंड द आंसर इज 2। समझ में आ रही है बात। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा चेंज करके दे सकता है आपको एमसीक्यू एग्जाम में। ठीक है, जैसे कंडीशन सेम है और यहाँ पे बोल देगा कि अब इसी कंडीशन पे मैं एक और क्वेश्चन बना देता हूँ, है ना। आपसे पूछ सकता है कि अगर ये ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा इधर से लिखते हैं, इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा प्लस ... tan⁻50 थीटा। ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो अब हमें थीटा का वैल्यू 45 मिल चुका है, तो tan 45 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अरे स्क्वायर करो क्यूब करो क्या फर्क पड़ता है, ये भी 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो अब देखो ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है। पहला टर्म का पावर 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरा का 3 है, लास्ट वाले का पावर 50 है। यानी कि यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स ऐड किए जा रहे हैं, टोटल 50 टर्म्स ऐड किए जा रहे हैं। तो 1 को अगर आप 50 टाइम्स ऐड करोगे तो आंसर कितना होगा बच्चे 50। tan का पावर 100 तक दे दे क्या फर्क पड़ता है, अगर वो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रहा है तो 1 को हम 100 टाइम्स ऐड करेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 100। आई बात समझ में। तो क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है, आप रेडी रहना उसके लिए, है ना। मेन है कि गिवन कंडीशन से आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो और उसका आपको यूज करने आता है या नहीं आता है, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है भाई कि cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 - √3 1 + √3 है, तो हमारा अक्यूट एंगल थीटा क्या होगा। अब इसको ना आप अगर ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो अच्छा खासा लंबा स्टेप लेगा, है ना, टाइम लगेगा। अगर थोड़ा लॉजिकली सॉल्व करें हम तो ये बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा रफ में लिख लेते हैं यहाँ पे कि √3 किसके किसके टेबल में आता है। tan के टेबल में 60 डिग्री पे आता है और cot के टेबल में 30 डिग्री पे आता है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि भाई tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो मेरा दिमाग थोड़ा थोड़ा चलना चालू हो जाएगा कि अगर मैं इसको किसी भी तरीके से 1 बना दूं और इसको tan बना दूं, इसको 1 बना दूं, इसको tan बना दूं, तो LHS और RHS एक जैसा दिखना चालू हो जाएगा। नहीं आया समझ में, स्टेप्स फॉलो करते जाओ। ठीक है, क्या है भाई cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा का वैल्यू 1 - √3 दिया हुआ है, 1 + √3 दिया हुआ है। मेरा दिमाग तो लॉक हो गया कि √3 को मैं tan 60 ही अज्यूम करके चल रहा हूँ और इधर मैं इसे tan बना दूंगा। अब इसे tan बनाना है तो हम साइन को कितने से डिवाइड करेंगे tan बन जाएगा cos से,
तो हमें क्या करना होगा, इसके न्यूमरेटर को भी बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर को भी कॉस से डिवाइड करना होगा और इसके डिनोमिनेटर को भी कॉस से डिवाइड करना होगा। आई बात समझ में? और ये हो गया 1 माइनस रूट 3 1 प्लस रूट 3, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ पे फिर से आप लिख दीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा। है ये क्या मैंने लिख दिया भाई, इसे कॉस से डिवाइड करना था, इसको भी कॉस से इसको भी कॉस से, तो यहाँ पे भी इसको भी कॉस से और इसको भी कॉस से। चलो 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, कॉस कॉस कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, ये हो गया 1, साइन बाई कॉस हो गया tan थीटा, ये हो गया 1 और साइन बाई कॉस कितना हो गया tan थीटा, 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस रूट 3, ठीक है, आया समझ में? डन। माइक चेक कर लेते हैं, चालू है भाई? हाँ, कल के रिकॉर्डिंग में माइक ऑफ हो गया था। अब सुनो बच्चे, मैंने क्या बोला था कि मैं पहले ही इसको अज्यूम करके दिमाग में चल रहा हूँ कि भाई ये tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है, तो मैंने LHS को भी tan के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। बीच में मैंने गलती से cos की जगह sin लिख दिया था, है ना, गलती से ही माफ करते चलो यार, ठीक है, लेकिन बाद में मैंने सुधार लिया, है ना। ऊपर नीचे अगर सेम थिंग से डिवीजन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे क्या हुआ, हमने टर्म्स को थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो ये 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा के टर्म में आ गया। अब देखिए RHS में क्या दिया हुआ है, 1 माइनस रूट 3 को हम tan 60 लिख देंगे और यहाँ पे भी हम इसे tan 60 लिख देंगे। तो अगर तुम LHS और RHS को इक्वेट करोगे, है ना, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि 1 1 के इक्वल है tan थीटा tan 60 के इक्वल होना चाहिए, 1 1 के इक्वल है tan थीटा tan 60 के इक्वल होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्या, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, 60 डिग्री आ जाएगा। आया समझ में? थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था, आया समझ? अब होता है बच्चे पूछते हैं कि सर हमें हमारे दिमाग में कैसे आएगा कि हम कॉस से ही डिवाइड करेंगे। भाई साहब आपको टेबल याद होना चाहिए, है ना, तभी तो आप दिमाग लगा पाओगे। मुझे टेबल याद है कि भाई रूट 3 tan 60 पे आता है, तो मैंने RHS देख लिया था और LHS का भी मैं भविष्य देख रहा था, फ्यूचर देख रहा था कि काश मैं इसे tan में कन्वर्ट कर पाता। तो अगर हम इसे cos से डिवाइड करेंगे, साइन को cos से, तभी तो ये tan में कन्वर्ट होगा। तो हम सिर्फ साइन को नहीं कर सकता, हमें पूरे LHS और RHS को करना होगा। उसके कारण क्या हुआ, cos बाई cos 1 हो गया, साइन बाई cos tan हो गया, और LHS और RHS एक जैसा दिखने लगा, और वहां से हमने इंफॉर्मेशन निकाल लिया कि थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेक्चर को खत्म करेंगे, है ना। वाह, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 है, देन इसका वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में समझ चुके हैं कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके थीटा का वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। ओके, जो गिवन इक्वेशन है बच्चों, उसको देख के आपको क्या लग रहा है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन कॉट थीटा? कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूं कि कॉट थीटा हमारा x है, तो ये क्या रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस रूट 3 हो जाएगा क्या, हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगा। समझ रहे हो तुम? कॉट थीटा को हमने x अज्यूम कर लिया, तो ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करना है ना, या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर दूं? फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, श्रीधाचार्य फॉर्मूला यही होता है, राइट। तो माइनस बी की जगह पे -4 है, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, राइट। +4 क्यों लिखना, 4 ही लिख दो, प्लस माइनस बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4 a की जगह रूट 3 है, b की c की जगह रूट 3 है, और नीचे में a की जगह रूट 3 है। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16
माइनस √3 इंटू √3 3 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, और नीचे में है 2√3, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 इज 4, 4 का √2 एंड दिस इज 2√3। बच्चों यहां से एक बार आप प्लस साइन यूज करके पहला रूट निकालोगे, माइनस साइन यूज करके दूसरा रूट निकालोगे। मैं पहले प्लस साइन ले लेता हूं, तो x का एक वैल्यू आ गया 6/2√3, 2 से इसको कैंसिल करोगे 3 होगा, √3 से कैंसिल करोगे √3 हो जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ x इज √3। x का वैल्यू कितना है भाई साहब, x का वैल्यू आ गया आपका √3, पहला रूट मिल गया। अब ना दूसरे रूट के लिए चलते हैं, तो वहां पे माइनस साइन यूज करेंगे, 4 - 2/2√3, 4 - 2 इज 2, और ये हो गया 2√3, इसको कैंसिल करोगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो x का वैल्यू एक बार √3 मिला और x का वैल्यू 1/√3 मिला। अब एक बात बताओ, x क्या था हमारा, x cot थीटा को अज्यूम किया था ना, तो cot थीटा का एक बार वैल्यू है √3 और cot थीटा का वैल्यू है एक बार 1/√3। अगर cot थीटा का वैल्यू √3 है तो cot के टेबल में √3 30 डिग्री पे मिलता है, तो थीटा का वैल्यू या तो हम 30 डिग्री लेंगे और थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री लेंगे। अरे भाई साहब cot के टेबल में देखोगे 1/√3 आपको 60 डिग्री पे मिल रहा है, तो थीटा एक बार हमें कितना लेना है 30 और एक बार हमें लेना है 60। अब यहां से क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू हम 30 डिग्री ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो cot स्क्वायर थीटा है, मीन्स cot 30 का होल स्क्वायर प्लस tan 30 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो भाई, 3 cot 30 कितना है, cot 30 का वैल्यू √3 होता है, √3 का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे 1/√3 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। आया समझ में, cot 30 tan 30 का वैल्यू पुट किया है ना, 3 √3 का स्क्वायर 3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, सो दिस इज 3 इज द एलसीएम, 9 + 1 3 कैंसिल, और इस इक्वेशन का वैल्यू आ गया 10। दिस इज आवर आंसर। पहला केस था। दूसरे केस में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, थीटा का वैल्यू हम 60 डिग्री लेने वाले हैं, तो यहाँ पे भी आंसर कितना आएगा, cot 60 का स्क्वायर प्लस tan 60 का स्क्वायर, ये भी सेम ही आंसर देगा। cot 60 कितना होता है 1/√3 है ना, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3, tan 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई साहब 3 हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये भी 10/3 आया, 3 कैंसिल, आंसर इज, यानी हम थीटा 30 लें या थीटा 60 लें, दोनों केस में हमारा आंसर 10 आ रहा है। सो द इक्वेशन, द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10, राइट है ना। तो ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, तो 2 मिनट और बात करूंगा आपसे, उसके बाद क्लास हम एंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में एक गिवन कंडीशन होता है, उसको सिंप्लीफाई करके हमें थीटा का वैल्यू निकालना होता है, यहाँ यूज करना होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसने हमसे थोड़ा सा मेहनत कराया है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा के थीटा का वैल्यू निकाला। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे 10th स्टैंडर्ड के लिए, कि भाई थोड़ा सा तो लॉजिक यूज करो कि √3 कहाँ पे आया है, उस हिसाब से अपने LHS को एडजस्ट करके tan थीटा बनाओ, फिर थीटा का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। आ रही है बात समझ में, ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना। अब जैसे बहुत लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, क्या करें, यहाँ पे -2 इस साइड लेके आए, है ना। नहीं सोचना है भाई, देख लो टेबल में कहाँ पे है, tan 45 इज 1, cot 45 इज 1, 1 + 1 ऐड करेंगे 2 होगा, है ना, थीटा एक्सट्रैक्ट करो, पुट करो, सॉल्व हो गया। तो ये सब कुछ लास्ट वाले जो क्वेश्चन थे ये अच्छे क्वेश्चन थे, लॉजिकल क्वेश्चन थे, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है शायद MCQ के एग्जाम में दे दे, है ना, जहां लॉजिक यूज होता है वहां MCQ के प्रॉब्लम्स बनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है तो बड़ा इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अभी हमने टोटल 2 वीडियोस किए हैं, 2 वीडियो लेक्चर किए हैं। पहले में मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उसके ऊपर क्वेश्चन कराया, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सेशन नंबर 2 था, जिसमें मैंने स्पेसिफिक एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। बच्चों मेरा जो 3rd स्टेप
थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में क्या होता है, जैसे आर डी शर्मा सर का जो बुक है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन बच्चों से नहीं हो पाता है ना, तो हो सके तो मैं 2 लेक्चर बना दूं, तो आप है ना 1 बाय 1 करके देखते रहो। मैं डिटेल दे देता हूं है ना लेक्चर के शुरुआत में, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से पूछ सकते हो। राइट, ओके, तो हम मिलेंगे थर्ड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए। ओके, राइट, ओके, चलो बाय।